नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर पेश आर्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर हुआ था 12th का ज्योग्राफी का, आज उस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। और जो बच्चे 11वीं के हैं, इस बार 12वीं में प्रवेश कर रहे हैं, वो इस प्रश्न पत्र को पूरा ही उतारे। और जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है वो इस प्रश्न पत्र को एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि भाई मेरे कितने सही है कितने गलत है, मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 भूगोल का जो प्रश्न पत्र है हम उसको सोल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, किन्हीं दो अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 है, किन्हीं दो अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम बताओ। प्रश्न पत्र सोल्व करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ बताता हूँ, वो ध्यान से सुना। हर चीज़ की या हर प्रश्न की बारीकी से उस चीज़ को समझो कि वो प्रश्न क्या पूछ रहा है, मेरे को क्या लिखना है, उस प्रश्न में क्या दे रखा है, उस प्रश्न में लिखना क्या है। हर चीज़ को बारीकी से समझना है। और जो इंसान हर चीज़ को बारीकी से समझता है वो प्रश्न कभी भी गलत करके नहीं आता है। इस प्रश्न में ये पूछ रखा है कि जो दो अमेरिका के भूगोलवेत्ता है उनके नाम बताओ। तो इसका उत्तर होगा, एक तो कुमारी एल.एन. सैम्पुल, एक तो कुमारी एल.एन. सैम्पुल होगा और एक होगा ग्रिफिथ टेलर। हंटिंगटन, कार्ल और सावर, ये है। अब दो का पूछा है। अब इन चारों में से जिसने भी दो लिखे हैं, चाहे वो कुमारी एल.एन. सैम्पुल लिखा हो, चाहे वो ग्रिफिथ टेलर लिखा हो, चाहे वो हंटिंगटन लिखा हो, चाहे कार्ल और सावर लिखा हो, जिसने इन चारों में से दो लिखे हैं उसका सही है। ये दो अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम हो गए। पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न क्या है, क्रॉस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है क्रॉस क्या है। क्रॉस क्या है, क्रॉस क्या है, आगे बात में। तो इसका उत्तर ये होगा, बुशमैन जनजाति में स्त्रियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, क्रॉस कहा जाता है। आगे बात में आपसे प्रश्न ये पूछा क्रॉस क्या है, तो जो क्रॉस है वो बुशमैन। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो क्रॉस क्या है। जो क्रॉस है ना, उसका तात्पर्य ये है कि जो बुशमैन जनजाति होती है, बुशमैन जनजाति में जो स्त्रियां वस्त्र पहनती है उसको चोंगा कहते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है उसे चोंगा कहते हैं। बुशमैन जनजाति में स्त्रियों के वस्त्रों में जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र होता है वो चोंगा होता है। और इसी चोंगे को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, क्रॉस कहा जाता है। इसी चोंगे को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है,
क्रॉस कहा जाता है। क्लियर? इस क्रॉस की खासियत क्या होती है? यहां तक लिखा है तो भी ठीक है, आगे लिखा है तो भी ठीक है। इस क्रॉस की खासियत ये होती है कि एक तो ये पहनने के काम आता है, अर्थात वस्त्र के रूप में काम आता है, और एक ये बिस्तरबंद होता है। बिस्तरबंद का तात्पर्य क्या मैं बता देता हूँ। ये पहनने के भी काम आता है और सोने के लिए बिस्तर के रूप में भी काम आता है। वस्त्र पहनने के लिए भी काम आता है और सोने के लिए बिस्तर के रूप में भी काम आता है। आगे बात में, और इसी क्रॉस में जो बुशमैन जनजाति की स्त्रियां होती है, जो चीज़ संग्रह करके लाती है वो इसमें रखती है। जो भी चीज़ बुशमैन जनजाति की स्त्रियां इकट्ठी करके लाती है, संग्रहित करके लाती है, वो इसमें रखती है, इसमें डाल देती है। आगे बात में, और जो अपने बच्चे होते हैं उन बच्चों को भी इसमें रख सकती है। कैसे? जैसे ये इस प्रकार का वस्त्र होता है, पीछे से बना हुआ ऐसे एकदम, तो इसमें बच्चे भी डाल देते हैं सामने मान लो, और जो चीज़ पीछे बची है उसमें कोई संग्रहित चीज़ करके लाई, जैसे मान लो कि कंदमूल, फल फ्रूट को शिकार इकट्ठा करके कहीं से भी लाए, वो उसको पीछे वाले भाग में डाल लेते हैं। तो ये वस्त्र के रूप में भी और बिस्तर के रूप में भी काम आता है। संग्रहित वस्तुओं को भी डाल लेते हैं और अपने बच्चों को भी डाल लेते हैं। ये दो क्वेश्चन हो गए। तो दो अमेरिकी भूगोलवेताओं का नाम हो गया, दूसरा क्रॉस हो गया। आगे वाला प्रश्न देखो, तीसरा। तीसरा है, अप्रवास से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न है, अप्रवास से आप क्या समझते हैं? अप्रवास से आप क्या समझते हैं, अर्थात आप अप्रवास का अर्थ स्पष्ट करो। अप्रवास का अर्थ स्पष्ट करो। तो मैं आपको पहले समझा देता हूं या पहले इसका उत्तर लिख देता हूं। इसका उत्तर यह है, अप्रवास का तात्पर्य है अप्रवास का तात्पर्य है किसी स्थान से आगमन की वह प्रक्रिया देखो, अप्रवास का तात्पर्य क्या? अप्रवास का तात्पर्य आगमन की वह प्रक्रिया। आगमन के मतलब है आने की वह प्रक्रिया। आने की वह प्रक्रिया जिससे मानव किसी स्थान के अंदर आते हैं, किसी स्थान के अंदर आते हैं या किसी स्थान में बस जाते हैं, किसी स्थान के अंदर आते हैं या किसी स्थान में आके बस जाते हैं। कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इस उदाहरण को समझना। एक तो होता है, ये भेद होता है, प्रवास के दो भेद होते हैं। एक तो होता है उत्प्रवास और एक होता है अप्रवास। आगे बात में, ये अप्रवास और उत्प्रवास क्या देखो। जैसे मान लो मैं डेगना में रहता हूँ, मेरा प्रॉपर गांव डेगना है। आगे बात में, मैंने डेगना को छोड़ दिया, अर्थात मैंने डेगना का त्याग कर दिया। डेगना क्या कर दिया? त्याग। मैंने डेगना का त्याग किया है और मैं कहाँ आके रहने लगा हूँ? मैं आके रहने लगा हूँ कुचामन। मैं कहाँ आके रहने लगा हूँ? कुचामन रहने लगा हूँ। तो मैंने जिस क्षेत्र का त्याग किया है वो क्षेत्र है उत्प्रवास, अर्थात मैं अब डेगना का उत्प्रवासी हो गया। डेगना का क्या हो गया? उत्प्रवासी हो गया। मैंने डेगना का त्याग कर दिया, मैं डेगना का उत्प्रवासी हो गया। और मैंने कहाँ प्रवेश किया है? मैंने कुचामन किया है। मैं किस स्थान पे आके रहने लगा हूँ? कुचामन। मैं किस स्थान पे बस गया हूँ? कुचामन। मैंने किस स्थान के अंदर प्रवेश किया है? कुचामन के अंदर प्रवेश किया। तो कुचामन मेरा अप्रवास हो गया।
तो त्याग देने वाला स्थान उत्प्रवास, और आगमन जिस क्षेत्र में होता है वो अप्रवास। आगमन जिस क्षेत्र में होता है वो अप्रवास, और त्याग देने वाला स्थान उत्प्रवास। वापिस सुन लेना, मैंने डेगना को त्याग दिया है, मेरा डेगना उत्प्रवास हो गया। अब मैं डेगना का उत्प्रवासी हो गया। मैंने जिस स्थान पे प्रवेश किया है, मैंने कुचामण में किया है, तो कुचामण का मैं अप्रवासी हो गया। कुचामण का मैं क्या हो गया? अप्रवासी हो गया। मैंने आपको एक पीछे क्लास बताई थी, उसमें बताया था, आपने कहीं अखबार में कभी मीडिया में देखकर सुना होगा कि भाई अप्रवासी भारतीयों पर हमला हुआ, अप्रवासी भारतीयों से मोदी मिले, अप्रवासी भारतीयों से राजदूत मिले, ऐसा आपने कभी सुना होगा। तो आगमन की वह प्रक्रिया जिससे कोई व्यक्ति या मानव किसी स्थान के अंदर आते हैं, जैसे मैं कुचामण के अंदर आया हूं, तो कुचामण में क्या हो गया? अप्रवास हो गया। अब उदाहरण देना हो तो आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें 90% जनसंख्या, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 90% जनसंख्या यूरोप महाद्वीप से आई है। किस महाद्वीप से? यूरोप महाद्वीप से आई है। अर्थात यूरोप महाद्वीप के 90% लोग कहां जाके निवास करने लगे हैं? उत्तरी अमेरिका में निवास करने लगे हैं। तो अब जो यूरोप महाद्वीप के लोग हैं उनका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अप्रवास हो गया। क्या हो गया? अप्रवास। अब वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अप्रवासी हो गए। क्या हो गए? अप्रवासी हो गए। यह है अप्रवास का तात्पर्य, अर्थात आगमन की वह प्रक्रिया जिससे मानव या व्यक्ति किसी स्थान के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये 3 नंबर प्रश्न हो गया। आगे 4 नंबर देखते हैं। चौथा है व्रत नगर किसे कहते हैं? व्रत नगर किसे कहते हैं? चौथा क्वेश्चन है व्रत नगर किसे कहते हैं? आगे बात में तो व्रत नगर को अंग्रेजी में कहते हैं मेगालोपोलिस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस। तो वर्त नगर किसे कहते हैं, क्या है ये बता देता हूं। वर्त नगर को अंग्रेजी में कहते हैं मेगालोपोलिस। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1857 में किया गया था। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? 1857 में किया गया। किसने किया था? एक व्यक्ति था जिसका नाम था जीन गोटमैन। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? जीन गोटमैन। जीन गोटमैन ने ही इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे बात में, और जो व्रत नगर है उसका अन्य नाम पूछ ले, क्या है आपसे कभी भी आगे के एग्जाम में, अन्य नाम क्या है? तो इसे विश्व नगरी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विश्व नगरी कहा जाता है। अब आपसे पूछ ले विश्व नगरी क्यों कहते हैं, तो इसमें जनसंख्या का वास है या जनसंख्या का निवास है वो अत्यधिक होता है। तो इसमें कितनी जनसंख्या होती है? इसमें जो जनसंख्या होती है वो 50 लाख से अधिक होती है। 50 लाख से क्या होती है? अधिक होती है। 50 लाख से क्या होती है? अधिक होती है। आगे बात में, तो व्रत नगर, इसको अंग्रेजी में मेगालोपोलिस कहते हैं। इसका सबसे पहले प्रयोग 1857 में जीन गोटमैन ने किया था। इसका अन्य नाम विश्व नगरी है, और इसमें जनसंख्या होती है वो 50 लाख से अधिक होती है। कितने लाख से? 50 लाख से अधिक होती है। आगे बात में, और ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। प्रमुख क्या होते हैं? औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। जो व्रत नगर होते हैं वो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। और इसका जैसे आपसे उदाहरण पूछ लेते हैं तो आप अनुमान लगा लो, जिस क्षेत्र की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है वो व्रत नगर की श्रेणी में आता है। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, ये भारत के व्रत नगर की श्रेणी में आते हैं। टोक्यो भी आता है, न्यूयॉर्क भी आता है, सब आते हैं। लेकिन अगर आपसे 1-2 उदाहरण पूछ ले तो जैसे दिल्ली है, मुंबई है। आगे बात में, तो व्रत नगर को अंग्रेजी में मेगालोपोलिस कहते हैं। इसका सबसे पहले प्रयोग जीन गोटमैन 1857 में किया था। इसका अन्य नाम विश्व नगरी है। विश्व नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जनसंख्या अत्यधिक निवास करती है या अत्यधिक पाई जाती है। इसमें जनसंख्या 50 लाख से अबो, अर्थात व्रत नगर में जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अबो, क्योंकि व्रत नगर का तो दूसरा नाम विश्व नगरी है।
ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, और जैसे दिल्ली है, मुंबई है इत्यादि। तो दिल्ली और मुंबई पूछ रहे किसकी श्रेणी में आते हैं, तो वर्तनगर की श्रेणी में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी मैंने एक आगे बता दिया, ये मान लो चौथा मान लो। मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए, एक तो बता दिया आपको, पहला बता दिया 2 अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम। दूसरा प्रश्न है क्रॉस क्या है, 2 अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम। दूसरा प्रश्न था क्रॉस क्या है। तीसरा प्रश्न था आप्रवास, जो मैंने आपको बता दिया। और चौथा प्रश्न मैंने छोड़ दिया था, वो अब बता देता हूं। मैंने 5वां बता दिया आपको, अब चौथा मैं बता देता हूं, लिंगानुपात वाला। लिंगानुपात वाला 5वां प्रश्न मैंने ये वर्तनगर वाला है, वो पहले बता दिया, क्या छूट गया था। अब मैं चौथा बता देता हूं, लिंगानुपात वाला। देखो, पहला 2 अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं का नाम, दूसरा क्रॉस, तीसरा आप्रवास मैंने बता दिया, चौथा है लिंगानुपात, और 5वां है वर्तनगर। अब चौथा मैं बता देता हूं। चौथा प्रश्न है लिंगानुपात किसे कहते हैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं, आपसे पूछ ले लिंगानुपात किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर ये है 1000 या प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों या महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर या 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर या 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात। इससे क्या ज्ञात होता है, इससे यह ज्ञात होता है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। भारत में स्त्रियां कम है ज्यादा, भारत में पुरुष ज्यादा है कम है, इसके कारण क्या है, भारत में पुरुष ज्यादा है, तो ये चीजें होती जानने को। लेकिन इसमें इतनी परिभाषा पूछी है, लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो आपको यही बताना है प्रति 1000 या 1000 पुरुषों पर महिलाओं की या स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। अब 5 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन बता देता हूं आपको छठा। छठा क्वेश्चन है बस्ती किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन है बस्ती किसे कहते हैं, बस्ती किसे कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं संगठित समूहों को अधिवास कहा जाता है। पहले इस चीज को समझना, ये क्या पूछ रहा है, क्या उत्तर देना है हमें। इसमें प्रश्न ये पूछा है बस्ती किसे कहते हैं, तो बस्ती किसे कहते थे। देखो, जो पृथ्वी का धरातल है, हमारे जैसे गांव में जमीन अमीन है, कहीं और जमीन है, जो पृथ्वी का एकदम सपाट या समतल इलाका है, पृथ्वी का धरातल है, उस धरातल पर मानव द्वारा निर्मित, मानव ने बनाया है, और संगठित का मतलब मैंने यहाँ बना लिया, आपने वहाँ बना लिया, तीसरे ने वहाँ बना लिया, तो संगठित। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। संगठित समूह को क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं। और इस अधिवास को ही बस्ती कहा जाता है। इस अधिवास को किस नाम से जाना जाता है, बस्ती के नाम से जाना जाता है। अब मैं बताऊं आपको कैसे। आप एक छोटा सा उदाहरण लो, आप जल बोल दो या पानी बोल दो, कोई अंतर है क्या, सिर्फ शब्दों का अंतर है।
सिर्फ शब्दों का अंतर है, जबकि दोनों चीजें है तो एक ही ना, दोनों चीजें है तो एक ही ना। तो वही बात है, अधिवास को ही बस्ती कहा जाता है, अधिवास को ही बस्ती कहा जाता है। आगे बात हमने, तो पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं संगठित समूह को अधिवास या बस्ती कहा जाता है, अधिवास या बस्ती कहा जाता है। तो अब आप ऐसे भी सोच लो, अधिवास का ही दूसरा नाम बस्ती है, या बस्ती का ही दूसरा नाम अधिवास है। अगली बात में आगे वाला प्रश्न देखो, आगे है पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं। तो आप अगर किसी ने प्रश्न समझा है तो मेरी दृष्टि ये कहती है कि उसका उत्तर 100% सही है। वे उद्योग जो पशुओं पर आधारित होते हैं, या वे उद्योग जो पशुओं पर आश्रित होते हैं, वे उद्योग जो पशुओं पर आधारित या आश्रित होते हैं, उन्हें पशु आधारित, उन्हें पशु आधारित उद्योग कहा जाता है। प्रश्न को समझना, प्रश्न ये बोल रहा है कि पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं। तो वो उद्योग या वह उद्योग जो पशुओं पर निर्भर है, पशुओं पर आधारित है, पशुओं पर आश्रित है, उस उद्योग को पशु आधारित उद्योग कहा जाता है। आगे बात में, जैसे ऊन उद्योग, चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, चमड़ा उद्योग। अब बताओ, ऊन पशुओं से प्राप्त होती है, तो जो ऊन का उद्योग है वो पशुओं पर आधारित है नहीं है, है। जो चमड़ा उद्योग है, खाल है, मान लो पशु की, वो खाल से ही चमड़ा बनाया जाता है। तो जो चमड़ा उद्योग है वो पशु पे आश्रित है, पशु पे आधारित है, या पशु पे निर्भर है नहीं है। तो वो उद्योग जो पशु पे आश्रित है, पशु पे आधारित है, पशु पे निर्भर है, आधारित, आश्रित या निर्भर तीनों एक ही बात है, उन्हें पशु आधारित उद्योग कहते हैं, पशु आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे ऊन उद्योग, चमड़ा उद्योग। आगे देखो, एक चीज और बता देता हूं, जिसने लिखी है उसका भी सही है। जो पशु आधारित उद्योग है ना, ये कच्चे माल पर आधारित उद्योग का एक प्रकार है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग का ही एक प्रकार है, एक प्रकार है। जो पशु आधारित उद्योग है वो कच्चे माल पर, यानी आपने पढ़ा होगा आकार के आधार पे 3 प्रकार के, कच्चे माल के आधार पे 5 प्रकार के, स्वामित्व के आधार पे 3 प्रकार के। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो आपने जो 2 नंबर पॉइंट पढ़ा है कच्चे माल पर आधारित उद्योग, तो जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग है वो 5 प्रकार का होता है, और उसी 5 प्रकार में से एक प्रकार पशु आधारित उद्योग है, उसी 5 प्रकार में से एक प्रकार पशु आधारित उद्योग है। तो ये कच्चे माल पर आधारित उद्योग है, अर्थात ये कच्चे माल पर आधारित उद्योग का ही एक प्रकार है, एक टाइप है। अगली बात सुनिए, तो वे उद्योग जो पशुओं पर आश्रित, निर्भर या आधारित होते हैं पशु आधारित उद्योग कहते हैं, ऊन और चमड़ा उद्योग जैसे। और ये जो पशु आधारित उद्योग है ये कच्चे माल पर आधारित उद्योग का ही एक प्रकार है। आगे देखो, ये कितने नंबर हो गया? 7 नंबर। आगे वाला देखो,
आगे वाला प्रश्न है, किन्हीं दो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। 8वां प्रश्न है, किन्हीं दो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। किन्हीं दो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। तो वही मैंने पहले चीज बताई थी, जिसको प्रश्न समझ में आ रहा है उसको उत्तर 100% आएगा, ये मेरा दावा है। तो प्रश्न क्या पूछा है? परंपरागत। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? वे ऊर्जा संसाधन जो प्राचीन समय से या बहुत ही पुराने समय से या पुराने काल से चले आ रहे हैं, वे उद्योग जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं वो परंपरागत है। जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं वो परंपरागत है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूं, इस उदाहरण को समझिए, एग्जाम्पल एक तरह से। सौर ऊर्जा क्या प्राचीन समय से चली आ रही है? नहीं, इसका विकास वर्तमान काल में हुआ। क्या कोयला वर्तमान काल से चला आ रहा है? नहीं, इसका पहले से ही विकास हो रखा है। तो वो ऊर्जा संसाधन जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं वो परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखें तो जैसे कोयला, पेट्रोलियम। तो प्रश्न ये है, किन्हीं दो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। तो किन्हीं दो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का नाम लिखिए। तो वो संसाधन जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, बहुत ही पुराने काल से चला आ रहे हैं, वो परंपरागत है। तो क्या सौर ऊर्जा वर्तमान समय से चला आ रहा है? हाँ। कोयला पुराने समय से चला आ रहा है। बस। तो अब इसमें परंपरागत का पूछा है तो इसका उत्तर ये होगा, कोयला, पेट्रोल भी पहले से चला आ रहा है। ऐसा तो है नहीं पेट्रोल की खोज अभी अभी हुई है, हाँ खुदाई अभी हो सकती है, लेकिन पेट्रोलियम है तो प्राचीन काल का ही ना। तो ये दो कोयला और पेट्रोलियम, ये कोयला और पेट्रोलियम है ना, ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन के उदाहरण है या नाम है। आगे बात हमने, आगे वाला प्रश्न देखो 9 नंबर। प्रश्न ये, एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत। 9 नंबर प्रश्न ये, एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत या अयस्क है। प्रश्न ये, एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत या मुख्य अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का जो मुख्य स्रोत या मुख्य अयस्क है वो है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। तो इसका मुख्य स्रोत या मुख्य अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत या मुख्य अयस्क है वो बॉक्साइट है। आगे वाला प्रश्न देखो, ए धात्विक खनिजों के 2 उदाहरण दीजिए। ए धात्विक खनिजों के 2 उदाहरण दीजिए। ए धात्विक खनिजों के 2 उदाहरण दीजिए। तो खनिज के 3 प्रकार होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ईंधन। धात्विक, अधात्विक और ईंधन। धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। अधात्विक वो खनिज होते हैं जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। ईंधन खनिज वो खनिज होते हैं जो हमें ऊर्जा या शक्ति प्रदान करते हैं। आगे बात समझे। तो अधात्विक उस खनिज का नाम लिखिए जिसमें धातु के अंश या धातु के कण या तो पाए नहीं जाते, पाए जाते हैं तो भी ना के बराबर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं तो भी ना के बराबर पाए जाते हैं। तो अधात्विक खनिजों का उदाहरण या नाम है वो, एक तो है संगमरमर, संगमरमर, और एक है जिप्सम। संगमरमर या जिप्सम, ये 2 उदाहरण हो गए। दूसरी इनकी खासियत क्या होती है, जो धात्विक खनिज होते हैं उनको मूल अयस्क से अलग किया जाता है। खनिज अलग, कचरा अलग। क्या?
और ये धात्विक खनिजों को मूल अयस्क से अलग नहीं किया जाता, अर्थात जो मूल रूप प्राप्त होता है उसी का प्रयोग करते हैं, उसी का उपयोग करते हैं। बताओ, क्या संगमरमर को अलग करते हैं किसी से? कहीं नहीं करते हैं। संगमरमर निकला, मान लो उसकी घिसाई पिसाई जो भी करनी है की, और उसको सीधा ही घर में काम में लेते हैं। क्या जिप्सम को हम अलग करते हैं किसी चीज से? नहीं करते हैं। जिप्सम जैसा निकला उसको सही किया और काम में ले लेते हैं। आगे बात में तो एक तो संगमरमर हो गया, एक जिप्सम हो गया, ये दोनों ये धात्विक खनिज है, ये दोनों ये धात्विक खनिज है। अब 10 नंबर तक हो गए, अब आगे आता है 11वां नंबर। आगे आता है 11वां नंबर। 11वां नंबर प्रश्न क्या, देखो पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? किन दो शहरों को जोड़ता है? पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? अब इसको समझना है, ये है भारत। आगे बात में ये है भारत। प्रश्न ये पूछ रखा पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है। तो मैंने आपको कभी कभी शायद कई बार क्लास में भी ये बात बताई थी, जो चीज पहले पूछ रखी है उसका उत्तर पहले दो, जिस चीज को बाद में पूछा गया उसका उत्तर बाद में दो। अब इसमें पहले क्या नाम आया? पहले इसका नाम आया पूर्व, तो पहले पूर्व वाला नाम आएगा और उसके बाद आएगा पश्चिम वाला नाम। तो जिस चीज को पहले पूछ रखा है उसका उत्तर पहले दो, और जिस चीज को बाद में पूछ रखा है उसका उत्तर बाद में दो। तो देखो ये है भारत। आगे बात सुनने, ये मैप में होता है उत्तर, ये मैप में होता है दक्षिण, ये मैप में होता है पूर्व, और ये मैप में होता है पश्चिम। तो देखो जो पूर्व का गलियारा है या पूर्व का जो कोना है वो गलियारे में मान लो आता है सिलचर असम का, सिलचर असम का। आगे बात सुने, और जो ये आता है वो आता है पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात। इसके साथ साथ मैं ये भी बता देता हूं, उत्तर में आता है कश्मीर, कश्मीर टू दक्षिण में आता है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में ये कन्याकुमारी। क्लियर? अब इसमें पूछ रखा पूर्व, तो पहले पूर्व का दो, सिलचर कोष्ठक में लिखो असम से पोरबंदर गुजरात, सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात। ये एक सोच की बात होती है, अगर किसी ने मान लो ये पहले लिखा तो वो गलत है, सही परिप्रेक्ष्य में उसका अगर अध्ययन करें तो वो गलत है। जिसने सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात लिखा है वो एकदम राइट है, सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात। आगे बात में तो जो चीज पहले पूछी है उसका उत्तर पहले दो, और जो चीज बाद में पूछी गई उसका उत्तर बाद में दो। आगे प्रश्न है 12वां, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा 11वें का, सिलचर असम टू पोरबंदर गुजरात। 12वां प्रश्न ये है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? आगे बात में इसका उत्तर ये है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका गठन योजना आयोग के पश्चात या योजना आयोग के बाद किया गया, और इसका जो गठन किया गया वो किया गया 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को। और जिसने सिर्फ 1952 लिखा है तो भी वो आधा सही है, तो भी वो आधा सही है, और जिसने डेट गलत लिख के 52 लिखा है वो पूरा ही गलत है। किसी ने अगर डेट गलत लिख दी, मान लो मैंने डेट गलत लिख दी और सन मैंने सही लिख दी, तो मेरा पूरा उत्तर गलत है। और जिसने डेट नहीं लिखी है
और सिर्फ 52 लिखा है वो आधा सही है, और जिसने ये लिखा है उसका पूरा सही है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया वो 6 अगस्त 1952 अर्थात 6/8/52 को किया गया। आगे बात समझ में, 6 अगस्त 1952 को। आगे क्वेश्चन है नंबर 13, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से आप क्या समझते हैं? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से आप क्या समझते हैं? 13वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से आप क्या समझते हैं? तो इसका देखो उत्तर क्या होगा। तो इसकी शुरुआत है ना वो 27 जनवरी 2016 को की गई थी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत है वो 27 जनवरी 2016 को की गई थी। कहां से की गई थी? तो जिस क्षेत्र से की गई थी उसका नाम है गर्दनखेड़ी झालावाड़। गर्दनखेड़ी झालावाड़ कहां से की गई थी? एक गांव का नाम है गर्दनखेड़ी गांव, कहां आता है? झालावाड़ में आता है। यहां से की गई थी। किसने की थी? तो जो राजस्थान की पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उन्होंने की थी। पूर्व सीएम यानी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नाम है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। आगे बात समझ में, इसकी शुरुआत 27 जनवरी 2016 को की गई। कहां से की गई? तो गांव का नाम है गर्दनखेड़ी गांव, झालावाड़ से। किसने की थी? तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने की थी। आगे बात में, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गांवों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, गांवों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना। अगर जब गांव में पीने की पानी की समस्या आएगी तो अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाएगी। तो इस प्रकार के उपाय किए जाए कि गांव है वो जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बने, गांव है वो जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बने। तो इसकी शुरुआत 27 जनवरी 2016 को की गई थी। गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़ से की गई थी। किसने की थी? तो राजस्थान की पूर्व सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने की थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गांवों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कैसे? आपके घर में मान लो टैंक बना दिया, जैसे ही बरसात हुई, बरसात के पानी से वो टैंक भर गया। अब बताओ आपके 12 महीने पीने के लिए पानी की समस्या आएगी क्या? नहीं आएगी। तो बताओ आप पीने के पानी की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन गए या नहीं बन गए? बन गए। वैसे ही पशुओं के लिए जैसे नाडी का निर्माण करवा दिया। अब पशु क्या, नाडी को मतलब जो पेंदा है उसको सीमेंट से लिपवा दिया और उसका निर्माण करवा दिया। अब 12 महीने मान लो बरसात हुई, बरसात का पानी नाडी में आया, खड्डे में आता है पानी, तो गहरे भाग नहीं पसंद करता है, खड्डे में आया, खड्डे में आके इकट्ठा हो गया। अब पूरे वर्ष पशु आराम से पानी पी सकते हैं। तो इसका मतलब यही है गांवों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना। ये हो गया 13वां। अब आगे शुरू करते हैं 14वें से। चौदहवां प्रश्न शुरू करते हैं। चौदह क्वेश्चन है, ये खंड ए था 13 तक, अब पढ़ेंगे वो खंड बे पढ़ेंगे या भाग 2 पढ़ेंगे। आगे बात में क्वेश्चन 14, गोंड जनजाति के निवास क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। गोंड जनजाति के निवास क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। गोंड जनजाति के निवास क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। क्लियर? अब इसका उत्तर देखो, पहले तो समझो इस चीज को है क्या। जो गोंड है, इस गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है। किस शब्द से? खोंडा शब्द से।
क्लियर। और खोंडा शब्द का अर्थ है पहाड़ी, खोंडा शब्द का अर्थ क्या है? पहाड़ी। तो इसका मतलब है गोंड किन क्षेत्रों में रहते हैं? पहाड़ी वाले क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। जैसे सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, गड़जत की पहाड़ियां हैं, इन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। और इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर तक होती है। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक होती है। यहाँ तापमान भी अधिक रहता है, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। वर्षा भी यहाँ अधिक होती है, लगभग 120 सेंटीमीटर या औसत वर्षा होती है। औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर, औसत तापमान रहता है 40 डिग्री सेल्सियस, औसत जो वर्षा होती है वो होती है 120 सेंटीमीटर। अगली बात में, अब जिस बच्चे ने ये लिखा है ये भी सही है, इसके साथ साथ ये भी लिखा है ये भी सही। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है, ये भी सही है। तो इसका निवास क्षेत्र, अब वो प्रश्न निर्भर करता है कितने नंबर का। अगर 2 नंबर का है तो ज़्यादा होगा, थोड़ा बड़ा, छोटा होता है 1 नंबर का तो छोटा उत्तर होता। तो इसका अर्थ है गौण शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ी, अर्थात ये पहाड़ी वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। जैसे सतपुड़ा, विंध्याचल, गड़जत की पहाड़ियाँ इनमें रहते हैं। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, इनका औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, और इन यहाँ वर्षा है वो 120 सेंटीमीटर औसत होती है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना आदि राज्यों में निवास करते हैं। यह है 14वां उत्तर। अब आगे देखो 15वां। है वर्ताकार एवं रेखीय प्रतिरूप का आरेख बनाइए। वर्ताकार एवं रेखीय प्रतिरूप का आरेख बनाइए। वर्ताकार एवं रेखीय प्रतिरूप का आरेख बनाइए। पहले वर्ताकार दे रखा है तो हम यहाँ वर्ताकार लिख देते हैं, ऐसे लिख देता हूं मैं वर्ताकार ये, और ये देखिए। प्रश्न समझो, प्रश्न क्या कह रहा है? इनके चित्र बनाने हैं, इनके चित्र बनाने हैं। अब जिसको चित्र आता है उसको परिभाषा आती है, और जिसको परिभाषा आती है उसको चित्र आता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। जिसको चित्र आता है उसको कोटेशन आती है, और जिसको कोटेशन आती है उसको चित्र आता है। तो अब ये देखो वर्ताकार, वर्ताकार क्या होता है? जैसे कोई कुआं है, मैं आपके पहले लिख देता हूं यहाँ। जैसे कोई कुआं है, कोई झील है, कोई तालाब है, कोई मान लो प्रसिद्ध मंदिर है, या कोई दूसरा धार्मिक स्थल है, उसके चारों ओर कोई कुआं, कोई झील, कोई तालाब, कोई मंदिर, कोई धार्मिक स्थल, अगली बात में उसके चारों ओर जब आदिवासियों का निर्माण होता है, मकानों का निर्माण होता है, बस्तियों का निर्माण होता है, तो वो वर्ताकार कहलाता है। किस प्रतिरूप का कहलाता है? वर्ताकार प्रतिरूप का कहलाता है। अब इसका चित्र देखो, कुआं गोल होता है, झील भी मान लो गोल या ऐसे ही होती है, तालाब भी ऐसे होता है, मंदिर मान लो ऐसे होता है, कैसे भी मान लो आप, यह कोई धार्मिक स्थल है। अब इसके चारों ओर जैसे ये वर्त का मतलब गोल, ये कोई कुआं है, झील है, तालाब, मंदिर या कोई ये धार्मिक स्थल है, इसके चारों ओर जो ये अधिवास बने हैं वो किस प्रकार के प्रतिरूप के उदाहरण है? वो वर्ताकार प्रतिरूप के उदाहरण है। वो किस प्रकार के? वर्ताकार। यही इसका चित्र है, ये इसकी परिभाषा है। जिसको परिभाषा आती है उसको चित्र आता है, जिसको चित्र आता है उसको परिभाषा आती है। दूसरा देखो रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप में क्या होता है? जैसे कोई रेल की पटरियां है, रेल की पटरियां है,
कोई सड़क है, कोई नदी है आदि। अब देखो रेल की पटरियाँ ऐसे होती है, सड़क भी ऐसे ही होती है, नदी भी इसी प्रकार प्रवाहित होती है। तो बताओ ये एक ही रेखा में स्थित है कि नहीं है? ये एक ही रेखा में स्थित है, ये एक ही रेखा में स्थित है। चाहे ये आप नदी मान लो, चाहे रेल मार्ग मान लो, चाहे सड़क मार्ग मान लो या सड़क मान लो, आगे बात में ये एक ही रेखा में स्थित है कि नहीं है? तीनों एक ही रेखा में स्थित है। और जो इस एक रेखा के सारे जो अधिवास विकसित होंगे, इस रेखा के सारे जो मकान बनेंगे, जो बस्तियां बनेगी, वो किसका उदाहरण होगी? वो रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण होगी। किसका प्रतिरूप का? रेखीय प्रतिरूप। अर्थात एक ही रेखा में चाहे वो नदी, झील, तालाब के दोनों ओर जिस प्रकार की बस्तियां, जिस प्रकार के अधिवास मकान बनते हैं, वो रेखीय प्रतिरूप के उदाहरण है। और कुआं, झील, तालाब, मंदिर, अन्य धार्मिक स्थल के चारों ओर जो मकान बनते हैं वो वर्ताकार प्रतिरूप के उदाहरण है। क्लियर? इसके आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? तो देखो तृतीयक व्यवसाय है, उसको सेवा श्रेणी भी कहा जाता है। तृतीयक व्यवसाय क्या कहा जाता है? सेवा श्रेणी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाहे वो व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, कोई सरकार हो, व्यक्ति हो या कोई सामुदायिक संस्था हो, सरकार हो, देखो तृतीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय को सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं या सेवा श्रेणी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? चाहे वो पर्सनली व्यक्ति विशेष हो, चाहे कोई समूह संगठन हो, समूह संगठन हो, सामुदायिक समूह हो या संगठन हो, उसके द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं दी जाती है, उसके द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं दी जाती है वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। जैसे आपकी मान लो घर की बिजली खराब हो गई है, बिजली क्या हो गई है? खराब हो गई है। बिजली का मिस्त्री आया, बिजली का मिस्त्री आया, उसने ये ठीक कर दिया। तो उस मिस्त्री ने, वो अकेले आया मिस्त्री मान लो, उस मिस्त्री ने आपकी घर की बिजली जो खराब हुई थी, लाइट खराब हो रखी थी, उसको सही कर दिया। तो बताओ इस व्यक्ति ने अपनी सेवा दी है कि नहीं दी है? इसलिए इसको सेवा श्रेणी कहा जाता है। यह सेवा तो देता है लेकिन बदले में अनुदान भी लेता है। बदले में क्या लेता है? अनुदान भी लेता है। अब उसने लाइट ठीक की तो वो आपसे क्या लेगा? अनुदान, अर्थात पैसे लेगा। क्या लेगा? पैसे लेगा। क्या लेगा? पैसे। तो इसे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति या सामुदायिक संस्था द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे बिजली खराब हुई है तो बिजली ठीक करने वाला मिस्त्री आया है, उसने बिजली को ठीक कर दिया, लेकिन बदले में उसने पैसे लिए कि नहीं लिए। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपकी सेवा करता है, अर्थात आपको देखता है कि क्या बीमारी है, बदले में पैसा लेता है कि नहीं लेता है? लेता है नहीं लेता? कोई अध्यापक है, अध्यापक आपको पढ़ा रहा है लेकिन वो बदले में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो बदले में अनुदान ले रहा है। बदले में क्या ले रहा है? अनुदान ले रहा है, पैसे ले रहा है। आगे बात समझ में। एक चीज और भी देखो, अगर वो अनुदान नहीं ले रहा है तो इसमें विनिमय की प्रक्रिया भी चलती है। विनिमय की कैसे? अदला बदली की। अदला बदली की कैसे चलती है मैं बताऊं। जैसे आपके खेती का कार्य है, मैं आपके खेती के कार्य में एक दिन मजदूरी करने आ गया, आप मेरे को पैसे दे रहे थे, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं पैसे नहीं लूंगा। आप एक काम कीजिए, वापस एक दिन मेरे खेत में मजदूरी कर दीजिए, मेरे खेत में काम है।
तो आपने मेरे खेत में वापस क्या है, काम करवा दिया। तो बताओ आपने विनिमय अर्थात अदला बदली की है कि नहीं की? मैंने आपके काम करवा दिया, आपने मेरे काम करवा दिया, तो इसमें विनिमय का भी प्रचलन है। अब आपसे पूछ ले तर्तीब व्यवसाय में कौन कौन आते हैं? तो देखो तर्तीब व्यवसाय में परिवहन आते हैं जो दूरी को कम करते हैं, संचार आते हैं, संचार में सेवाएं देते हैं, बीमा आते हैं और मनोरंजन आते हैं, ये आते हैं। तृतीय व्यवसाय में परिवहन, संचार, बीमा और मनोरंजन आते हैं। आगे भाषण में तो इसे सेवा श्रेणी कहते हैं, चाहे व्यक्ति द्वारा दी हो या किसी संस्था द्वारा दी हो, बदले में अनुदान लेते हैं या विनिमय लेते हैं, और इसमें परिवहन, संचार, बीमा और मनोरंजन आते हैं। यह है 16वां प्रश्न। आगे देखो 17वां प्रश्न। सत्रहवां प्रश्न है, विश्व की प्रमुख 4 पाइपलाइनों के नाम लिखिए। विश्व की प्रमुख 4 पाइप लाइनों के नाम लिखिए। जो विश्व के प्रमुख पाइपलाइन है 4, उसके नाम लिखने। तो देखो पहला बिग इंच पाइपलाइन, पहली कौन सी होगी? बिग इंच पाइपलाइन। दूसरी कौन सी होगी? टेप पाइपलाइन, टेप पाइपलाइन। तीसरी कौन सी होगी? HVJ अर्थात हजीरा विजयपुर तो देखो 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, विश्व की प्रमुख 4 पाइपलाइनों के नाम लिखिए। तो पहला हो गया बिग इंच, दूसरा टेप, तीसरा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। चौथी होगी तापी। पांचवी होगी कोमेकॉन। देखो तो पहली होगी बिग इंच पाइपलाइन, विश्व की 4 पूछिए। तो पहली होगी बिग इंच पाइपलाइन, दूसरी होगी टेप पाइपलाइन, तीसरी होगी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, चौथी होगी तापी पाइपलाइन। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। पांचवी हो गई कोमेकॉन पाइपलाइन। और पूछे तो असम के नेर काटिया से बरौनी बिहार, असम के नेर काटिया से बरौनी बिहार। ये विश्व की प्रमुख 4 पाइपलाइन। अब कौन कौन सी है? पहली बिग इंच, दूसरी टेप, तीसरी कोमेकॉन, चौथी HVJ, पांचवी तापी। छठी पूछे एक मान लो और, तो असम के नेर काटिया से बरौनी बिहार।